नमस्कार, सुन लो यूपीएससी के इस खास पेशकश में आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद बेहद अहम पहलू में, विदेशी निवेश। ये एक ऐसा विषय है जिसने कई देशों की आप कह सकते हैं किस्मत पलट दी है और भारत के लिए ये गेम चेंजर रहा है या शायद अभी भी सवालों के घेरे में है। आज हम संजीव वर्मा की किताब के अध्याय 26 को परत दर परत खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफडीआई, एफपीआई ये सब है क्या भला। बिल्कुल। और देखें, यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से देखें तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाला हिस्सा, उसके लिए टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही ज्यादा। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, अर्थव्यवस्था पर उसका असर, ये सब सिलेबस का सीधा सीधा हिस्सा है। हाँ, मतलब प्रीलिम्स में भी सवाल दिख जाते हैं और मेंस में तो बनते ही हैं। निश्चित रूप से। और सिर्फ परीक्षा ही ली, मेरे ख्याल से भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो दिशा है, उसे समझने के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि विदेशी निवेश का क्या रोल है, क्या मायने हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि एफडीआई क्या है, एफपीआई से ये कैसे अलग है, फिर वो रिटेल में विदेशी निवेश पर इतनी बहस क्यों मची थी, और ये भी कि चीन हमसे इस मामले में इतना आगे क्यों है भाई। सब कुछ एकदम बेसिक से विस्तार से, कुछ छोड़ेंगे नहीं। रेडी है? एकदम। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेक्शन है बदलती धारणाएं, चेंजिंग नोशंस। एक जमाना था, है ना, जब विदेशी पैसे को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब शक की निगाह से देखा जाता था। ऐसा लगता था कि ये गोरे फिर से लूटने आ गए। हाँ बिल्कुल। वो एक क्या कहते हैं, कॉलोनियल हैंगओवर था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला डर। लगता था कि ये मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी, हमारे संसाधनों पर कब्जा करेंगी, सारा मुनाफा बाहर ले जाएंगी, देश को खोखला कर देंगी। एक तरह का डर बैठा हुआ था मन में। हाँ, आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर था शायद शुरू में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, नेहरूवियन मॉडल जो था। लेकिन फिर 70 का दशक आया और चीन ने पूरी कहानी बदल दी। देखिए, चीन उस समय एक बंद अर्थव्यवस्था था, दुनिया से कटा हुआ सा, माओ वाला चीन। हाँ, लेकिन डिंग शॉपिंग के आने के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। उनका मंत्र बड़ा सीधा था, पैसा जरूरी है, पैसे का रंग नहीं। पैसा जरूरी है, पैसे का रंग नहीं। इंटरेस्टिंग लाइन। बिल्कुल। मतलब ये मत देखो कि पैसा अमेरिका से आ रहा है या जापान से या यूरोप से। अगर वो देश के विकास में लग रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, रोजगार पैदा कर रहा है, तो आने दो। उन्होंने दिखाया कि विदेशी निवेश कोई नेसेसरी ईवल, मतलब कोई मजबूरी का सौदा नहीं है, बल्कि ये विकास का एक शक्तिशाली इंजन बन सकता है। और आज का चीन तो मतलब काफी हद तक इसी निवेश की देन है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना। बहुत हद तक उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, निवेशकों को सहूलियतें दी, और नतीजा हम सबके सामने है। तो चीन के उदाहरण ने दुनिया को और भारत को भी सोचने पर मजबूर किया कि शायद हम विदेशी निवेश को गलत समझ रहे थे। तो फिर ये है क्या चीज? मतलब विदेशी निवेश को अगर बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? मोटे तौर पे, जैसा आपने शुरू में कहा, 2 हिस्से हैं। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई, जिसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफआईआई भी कहते थे। अच्छा, एफआईआई अब एफपीआई हो गया है। ठीक है, तो पहले एफडीआई को समझते हैं। ये डायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये पैसा विदेश से सीधे भारत में किसी बिजनेस में लग रहा है, और लगाने वाले का इरादा सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि उस बिजनेस में एक मालिकाना हक हासिल करना है, मैनेजमेंट में कंट्रोल पाना है। मतलब वो यहाँ लंबे समय के लिए आ रहा है। अच्छा, मतलब जैसे कोई विदेशी कार कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री खोल ले या किसी भारतीय कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीद ले। बिल्कुल, ये दोनों तरीके हो सकते हैं। या तो वो कोई मौजूदा भारतीय कंपनी में निवेश करके उसका नियंत्रण हासिल कर ले, या फिर बिल्कुल एक नई कंपनी ही बना ले, जिसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मकसद साफ है, भारत में बिजनेस करना है, यहीं टिकना है, यहीं से ऑपरेट करना है। और ये कौन तय करता है कि किस सेक्टर में कितना एफडीआई आ सकता है? सुना है कुछ लिमिट्स होती हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार तय करती है कि किस सेक्टर में विदेशी कंपनी कितना प्रतिशत हिस्सा ले सकती है। इसे कहते हैं सेक्टोरल कैप्स। दोबारा बोलता हूं, सेक्टोरल कैप्स। जैसे मान लीजिए डिफेंस में कैप 49% है, तो विदेशी कंपनी 49% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकती। और ये नियम कौन बनाता है? ये नियम तय करने और जारी करने का काम करता है डीआईपीपी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कहते थे। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, और ये समय समय पर प्रेस नोट्स जारी करके इन नियमों और कैप्स में बदलाव करते रहते हैं। प्रेस नोट्स,
अच्छा, तो एफडीआई सिर्फ पैसा ही लाता है या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। एफडीआई सिर्फ डॉलर या यूरो लेकर नहीं आता। वो अपने साथ लाता है बिजनेस चलाने का एक पूरा नजरिया, एक प्रॉफिट मोटिव यानी मुनाफे का लक्ष्य, और उसके साथ साथ लाता है संसाधन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनलिज्म, एक पूरी कार्य संस्कृति लाता है। मतलब सिर्फ पूंजी नहीं, ज्ञान और टेक्निक भी। एग्जैक्टली। और ये शॉर्ट टर्म वाले खिलाड़ी नहीं होते, इनका नजरिया लंबा होता है। फैक्ट्री लगानी है, ब्रांड बनाना है, मार्केट में जमना है, इसमें वक्त लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एक आम धारणा है या कह लें आलोचना है कि ये एफडीआई वाली कंपनियां सारा मुनाफा कमाकर अपने देश वापस ले जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी नई कंपनी जब शुरू होती है तो उसे ब्रेक इवन तक पहुंचने में, यानी ना नफा ना नुकसान की स्थिति तक आने में ही कई साल लग जाते हैं। शुरुआत में तो घाटा ही होता है अक्सर। हाँ, ये तो है। और जब कंपनी मुनाफा कमाने भी लगती है तो सारा का सारा मुनाफा वो बाहर नहीं भेज सकती, या भेजती है, उन्हें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा चाहिए होता है। मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को जाता है, जिसमें विदेशी पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि सारा मुनाफा बाहर चला जाता है, ये बिल्कुल गलत है और एक तरह से जायज आलोचना नहीं है। ठीक है, तो ये हुई एफडीआई की बात। अब आते हैं दूसरे वाले पर, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है? एफपीआई बिल्कुल अलग खेल है। इनका मुख्य मकसद होता है भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदना और बेचना, या फिर कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदना, या सरकारी सिक्योरिटीज जिन्हें G-SECs कहते हैं, उनमें निवेश करना। अच्छा, मतलब ये फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका बिजनेस में सीधे तौर पर कोई लेना देना ही होता, न मैनेजमेंट में न कंट्रोल में। इनका एक ही लक्ष्य है, अपने निवेश पर बढ़िया रिटर्न कमाना। पैसा लगाया, दाम बढ़ा, बेचा, मुनाफा कमाया, सिंपल। तो ये शॉर्ट टर्म वाले हुए। बिल्कुल। ये निवेश बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर होता है। वॉलेटाइल जैसे तेजी से हजारों करोड़ रुपए आ सकते हैं, वैसे ही रातों रात निकल भी सकते हैं। जरा सा माहौल बिगड़ा, कोई नेगेटिव खबर आई या दुनिया में कहीं और बेहतर मौके दिखे तो ये अपना पैसा निकाल कर चल देते हैं। ओह, इसीलिए इन्हें वो कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, फेयर वेदर फ्रेंड्स। जब तक मौसम अच्छा है, धूप खिली है, तब तक ये आपके साथ है। जैसे ही बादल घिरे, अनिश्चितता आई, ये सबसे पहले भागने वालों में से होते हैं। इसीलिए इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बस एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स का, जिसे आसानी से बदला जा सके। समझ गया। एफडीआई मतलब शादी करना, एफपीआई मतलब डेटिंग करना, कुछ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। एफडीआई एक लंबा कमिटमेंट है, एफपीआई ज्यादातर शॉर्ट टर्म अफेयर जैसा। चलिए, ये अंतर तो साफ हुआ। अब जरा एफडीआई पर वापस आते हैं और भारत की कहानी देखते हैं। आपने कहा कि हमने दरवाजे धीरे धीरे खोले। ये कैसे हुआ? मतलब क्या फेज थे इसके? हाँ, भारत ने बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखे। एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी। पहला दौर कह सकते हैं आज़ादी के बाद का, जब बहुत सेलेक्टिव अप्रोच थी। सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स जहां हमें टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत थी, वही थोड़ी बहुत इजाज़त थी, ज़्यादातर बंदिशें थीं। फिर आया दूसरा दौर, 80 के दशक के आसपास। इसे हाइफन प्रोडक्ट्स वाला दौर भी कहते हैं। मतलब विदेशी कंपनियों को अकेले आने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें किसी भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाना पड़ता था। नाम भी जुड़कर आता था। अच्छा, जैसे वो मारुति सुजुकी। बिल्कुल, मारुति सुजुकी एक क्लासिक उदाहरण है। सुजुकी जापान की, मारुति भारत की, और भी थे, अकाई बोश, बीपीएल सान्यो, टाटा योडोगावा। ये सब उसी दौर के उदाहरण हैं। नाम याद रखिएगा, मारुति सुजुकी, अकाई बुश, बीपीएल सान्यो, टाटा योडोगावा। मकसद था कि टेक्नोलॉजी भी आ जाए और भारतीय कंपनी भी सीख लें। फिर तीसरा दौर आया उदारीकरण के बाद, 1991 के बाद। अब विदेशी कंपनियों को बिना भारतीय नाम जोड़े अपने खुद के ब्रांड नाम इस्तेमाल करने की इजाजत मिलने लगी। मतलब अब वो अकेले भी आ सकती थी। अच्छा, हाइफन हट गया। हाँ, हाइफन हट गया। और फिर आया चौथा दौर, जब एक और बड़ी शर्त हटाई गई, डिविडेंड बैलेंसिंग की। पहले करीब 22 उद्योगों में ये शर्त थी कि कोई विदेशी कंपनी जितना मुनाफा डिविडेंड के रूप में बाहर भेजना चाहती है, उसे उतना ही मूल्य का एक्सपोर्ट यानी निर्यात भी करना होगा। ओहो, ये तो बड़ी अजीब शर्त थी। मतलब कमाओ भी और उतना एक्सपोर्ट भी करो। हाँ, ये निवेशकों को बहुत अखरती थी। तो इस शर्त को हटाना एक बड़ा कदम था एफडीआई को आकर्षित करने के लिए।
तो इस तरह धीरे धीरे सेक्टर दर सेक्टर नियम उदार होते गए। और आज की तारीख में क्या स्थिति है? मतलब अब तो काफी कुछ खुल गया है। हाँ, आज देखें तो लगभग पूरी अर्थव्यवस्था ही एफडीआई के लिए खुली हुई है। ज्यादातर सेक्टर्स में 100% एफडीआई की अनुमति है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट, ये क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि अगर कोई विदेशी निवेशक किसी ऐसे सेक्टर में पैसा लगा रहा है जहां 100% एफडीआई अलाउड है और उसे कोई अलग से इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और भारत में उसका पहले से कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, तो उसे सरकार से कोई अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। वो सीधा आरबीआई को इन्फॉर्म करके पैसा ला सकता है। इससे प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। कौन कौन से सेक्टर है 100% वाले में? अरे लंबी लिस्ट है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सड़क हाईवे बनाना, बिजली उत्पादन वितरण, गैर परमाणु फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, इसमें ग्रीनफील्ड में 100% है, ब्राउनफील्ड में शर्तें हैं, होटल और पर्यटन, कई सारे हैं। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं: पेट्रोलियम, सड़क निर्माण, बिजली, दवा, होटल और पर्यटन। और वो सेक्टरल कैप्स वाले कौन से हैं जिनमें लिमिट है? हाँ, कुछ संवेदनशील या स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं जहां अभी भी सीमाएं हैं, जैसे बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां तक मुझे याद है स्रोत के अनुसार 26% की कैप थी। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो लेटेस्ट प्रेस नोट देखना जरूरी है। बीमा में 26%। इसी तरह प्राइवेट बैंकिंग में, टेलीकॉम सेवाओं में, एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में शायद 49% तक की सीमा थी। बैंकिंग, टेलीकॉम, एयरपोर्ट 49%। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। हाँ, वो प्रेस नोट्स वाली बात, ठीक है। और क्या कोई ऐसे सेक्टर भी हैं जहां एफडीआई बिल्कुल ही मना है, मतलब नो एंट्री? हाँ, कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें निषिद्ध यानी प्रोहिबिटेड लिस्ट में रखा गया है। इनमें एफडीआई बिल्कुल नहीं आ सकता, जैसे जुआ और सट्टा, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, लॉटरी बिजनेस, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या ऑनलाइन, चिटफंड्स, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस या फार्म हाउस बनाना, इसमें कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल नहीं हैं, तंबाकू या उसके विकल्पों से जुड़े सिगार, सिगरेट वगैरह का निर्माण, और बहुत महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, कृषि या बागवानी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशंस। इस पर हम आगे सेक्शन 26.4 में और बात करेंगे। कुछ अपवाद हैं। और एक और विवादास्पद क्षेत्र मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा है। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है ये भी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, परमाणु ऊर्जा, कृषि मुख्यतः और मल्टी ब्रांड रिटेल। ठीक है। निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के अलावा और क्या किया? एक और कदम था FIIA का गठन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, FIIA। इसका काम था कि जिन एफडीआई प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिल गई है, वो जल्दी से जल्दी जमीन पर उतरें। मतलब मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बिठाना, दिक्कतों को दूर करना, ताकि प्रोजेक्ट अटके नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार ने कोशिश तो की है एफडीआई लाने की, लेकिन फिर भी वो बहस तो चलती रहती थी कि एफडीआई अच्छा है या बुरा। क्या वो बहस अब खत्म हो गई है? देखिए, वो जो पुरानी बहस थी ना कि एफडीआई से देश बिक जाएगा, कंपनियां लूट लेंगी, वो बहस अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। जैसा किताब में कहा गया है, उसे एक तरह का क्वाइट बेरियल मिल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि एफडीआई आना चाहिए या नहीं। तो सवाल क्या है? सवाल अब ये है कि ये हमारी पसंद, चॉइस है या मजबूरी, कंपल्शन। और सच कहूँ तो हकीकत ये है कि भारत में निवेश की कमी है। मतलब हमारे देश में जितनी बचत होती है, उससे कहीं ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डेफिसिट। अच्छा, मतलब घर के पैसे कम पड़ रहे हैं विकास के लिए। बिल्कुल। और ये कमी इतनी ज़्यादा है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सड़कें, बंदरगाह, बिजली, रेलवे, कि उसे सिर्फ घरेलू बचत से पूरा करना नामुमकिन सा है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले दशक में भारत को करीब करीब $1 ट्रिलियन की निवेश की जरूरत होगी। $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? घरेलू बचतें तो उतनी है नहीं। तो इस भारी कमी को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश के अलावा शायद कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो ये मजबूरी ज्यादा लग रही है, कह सकते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में हमें एक और कड़वी सच्चाई समझनी होगी, जो किताब में भी लिखी है। इंडिया नीड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीड्स इंडिया। एक बार फिर से? इंडिया नीड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीड्स इंडिया। मतलब भारत को विदेशी निवेश की जरूरत ज्यादा है, बजाय
इसके कि विदेशी निवेशकों को भारत की जरूरत हो। उनके पास दुनिया भर के विकल्प हैं, चीन है, वियतनाम है, ब्राजील है, मेक्सिको है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम उन्हें लुभाने की स्थिति में ज्यादा हैं, वो हमें चुनने की स्थिति में कम। बिल्कुल। और इसी नजरिए से हमें एफडीआई पर जो बची खुची पाबंदियां हैं या जो नियम सरल किए जा रहे हैं उनको देखना होगा। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत तो है, पर आया कितना? मतलब 1991 से अब तक का क्या हिसाब किताब है? आंकड़ों को देखें तो 1991 से लेकर अब तक, किताब के लिखे जाने के समय के आसपास तक, भारत ने कुल मिलाकर लगभग $500 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया था। लगभग $500 बिलियन। $500 बिलियन? सुनने में तो काफी लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना करते हैं खासकर चीन से, तो ये आंकड़ा उतना प्रभावशाली नहीं लगता। जानते हैं इसी दौरान चीन ने कितना एफडीआई खींचा? कितना? $1000 बिलियन से ज्यादा, यानी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। $1 ट्रिलियन हमसे 2 गुना। क्या बात कर रहे हैं? 2 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। तो सवाल उठता है कि जब हमारे पास इतना बड़ा लोकतंत्र है, कानून का राज है, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, सस्ता लेबर है, प्राकृतिक संसाधन है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, एफडीआई को सपोर्ट करने वाली सरकार है, तो फिर हम चीन से इतना पीछे क्यों रह गए? हाँ, यही तो सवाल है। क्या गड़बड़ है? भारत में एफडीआई का ट्रेंड कैसा रहा है वैसे? क्या शुरू से ही धीमा था? भारत में एफडीआई का आना, कह सकते हैं 2007 तक तो कछुए की चाल से ही था, बहुत धीमा। 2008 के आसपास कुछ तेजी आई, अगले 3 सालों में करीब $55 बिलियन आए, लेकिन फिर 2013 के बाद ये रफ्तार फिर से धीमी हो गई। हाँ, ये बात सही है कि 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया भर का पैसा अमेरिका और यूरोप से निकलकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरफ आया, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन फिर भी उतना नहीं आया जितना आ सकता था या जितना चीन गया। तो फिर वही सवाल, क्यों? What went wrong? हम एक पसंदीदा एफडीआई डेस्टिनेशन क्यों नहीं बन पाए? क्या कारण गिनाए जा सकते हैं? किताब में इसके कई कारण बताए गए हैं और वो काफी हद तक सही लगते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। 1. नजरिए का फर्क। निवेशक जब पैसा लगाता है तो वो देशों की तुलना करता है। वो देखता है कि उसे सबसे अच्छा रिटर्न, सबसे कम जोखिम और सबसे आसान माहौल कहाँ मिल रहा है। सरकार को उनकी नज़र से देखना होगा, अपनी नज़र से नहीं। हमें वो देना होगा जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो हमें लगता है कि उनके लिए काफ़ी है। 2. तुलनात्मक कमी। कई मामलों में हम चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील जैसे देशों से पीछे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़कें, पोर्ट्स। हमारे यहाँ ये अभी भी विश्व स्तरीय नहीं है। 3. सख्त श्रम कानून। भारत के लेबर लॉज बहुत जटिल और पुराने माने जाते हैं। हायर करना आसान, फायर करना मुश्किल। इससे निवेशक कतराते हैं। 4. सरकारी कंपनियों का दबदबा। कई सेक्टर्स में अभी भी सरकारी कंपनियों पीएसयूज का वर्चस्व है, जो प्राइवेट या विदेशी कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनने देता। 5. अधूरा बाजार। हमारा बाजार बड़ा तो है, पर पूरी तरह से एकीकृत और कुशल नहीं है। लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग में भारत की स्थिति काफी नीचे रही है। हालांकि हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। ये रैंकिंग निवेशकों के लिए एक बड़ा इंडिकेटर होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें परमिट लेना, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, टैक्स भरना, सब आता है। 7. सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिर्फ नाम का, कहने को तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात होती है, पर हकीकत में वो उतना प्रभावी यानी इनइफेक्टिव है। निवेशकों को आज भी केंद्र और राज्य स्तर पर दर्जनों तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। 8. विवादित प्रोजेक्ट्स। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में जो विवाद हुए, उन्होंने भी निवेशकों को डराया है। पुराना एनरॉन का मामला हो या हाल के पीएसओसीओ और वेदांता के प्रोजेक्ट्स, जिनमें जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण को लेकर काफी विवाद हुए। इससे निवेशकों को लगता है कि यहां पॉलिसी रिस्क बहुत ज्यादा है। 9. मानसिकता। हमने नीतियां तो बदल दी, उदारीकरण कर दिया, पर शायद हमारी नौकरशाही और कुछ हद तक समाज की सोच नहीं बदली। आज भी कहीं ना कहीं ये भाव है कि हम विदेशी निवेशक पर कोई एहसान कर रहे हैं, उसे यहां आने देकर। वो रेड कार्पेट वाला स्वागत अभी भी मिसिंग है। 10. राज्य सरकारों का रवैया। केंद्र सरकार तो एफडीआई को लेकर उत्साहित दिखती है, पर कई राज्य सरकारें उतनी प्राथमिकता नहीं देती। जमीन अधिग्रहण, क्लियरेंस वगैरह राज्यों के हाथ में होता है और वहां अक्सर देरी होती है या राजनीति हावी हो जाती है। 11.
श्रम बाजार की जटिलता। जैसा मैंने पहले कहा, लेबर लॉज इतने पेचीदा हैं कि विदेशी निवेशक उन्हें समझने और पालन करने के बजाय दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां नियम ज्यादा लचीले और स्पष्ट हैं। 12, पारदर्शिता की कमी। उदारीकरण के बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि कुछ छिपे हुए नियम या शर्तें हैं, इम्प्लिसिट बैकडोर रेगुलेशंस, जो साफ साफ बताई नहीं जाती। इससे अनिश्चितता बढ़ती है। 13, प्रचार की कमी। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का ढिंडोरा ठीक से नहीं पीटा, अपनी खूबियों को, अपने पोटेंशियल को सही तरीके से मार्केट नहीं किया। बाप रे, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। मतलब कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। इंफ्रा, कानून, मानसिकता, मार्केटिंग, सब कुछ। बिल्कुल, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। एक और बात इसमें जोड़ी जा सकती है शायद, एनआरआई निवेश वाली। मैंने सुना है चीन में बाहर रहने वाले चीनी लोग बहुत निवेश करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चीन को जो भारी मात्रा में एफडीआई मिला है, उसका एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज चाइनीज यानी विदेशों में बसे चीनी मूल के लोगों से आया है। उनका अपनी मातृभूमि से एक मजबूत जुड़ाव है और उन्होंने वहां जमकर निवेश किया। और हमारे एनआरआई भी निवेश करते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं जितना कर सकते हैं। और अक्सर वो भारत की बजाय दूसरे देशों में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न या ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। वो इमोशनल कनेक्ट या वो विश्वास शायद उतना मजबूत नहीं बन पाया है निवेश के मामले में, जितना चीन के केस में देखा गया। ये कनेक्शन हमारे यहाँ काफी हद तक मिसिंग है। ये भी एक अहम बिंदु है। चलिए अब एफडीआई के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पहलू पर आते हैं। संगठित खुदरा क्षेत्र में एफडीआई, मतलब रिटेल सेक्टर में। इस पर तो खूब हंगामा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये शायद एफडीआई से जुड़ा सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा रहा है। तो पहले ये समझते हैं कि संगठित खुदरा यानी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता क्या है। देखिए, रिटेल का मतलब है सीधे उपभोक्ता को सामान बेचना। इसके दो रूप हैं। एक है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी हमारी गली नुक्कड़ वाली किराना दुकानें, पान की गुमटियां, सब्जी वाले ठेले, जिन्हें मॉम पॉप स्टोर्स भी कहते हैं। ये छोटे पैमाने पर काम करते हैं, ज्यादातर परिवार के लोग ही चलाते हैं। हाँ, जो हमारे आसपास दिखती हैं। बिल्कुल। दूसरा है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये होती है बड़ी बड़ी दुकानें, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, शॉपर स्टॉप, पैंटलून्स वगैरह। यहाँ पर ब्रांडेड सामान मिलता है, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है, एक पूरा सिस्टम होता है। अच्छा, तो भारत में इन दोनों का हिसाब क्या है? मतलब किसका पलड़ा भारी है? भारत में रिटेल बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन इसका 90% से ज्यादा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र के हाथ में है। 90% से ज्यादा असंगठित। ओह, मतलब वो बड़ी बड़ी दुकानें अभी बहुत कम है। तुलनात्मक रूप से हाँ, कम है, लेकिन ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। किताब में 2015 तक इसका अनुमान $350 बिलियन का लगाया गया था। ये आंकड़ा पुराना हो गया होगा, पर इससे अंदाजा लगता है कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बाजार जो और तेजी से बढ़ने वाला है, क्या वो सिर्फ असंगठित तरीके से कुशलतापूर्वक चल सकता है, या हमें संगठित रिटेल को बढ़ावा देने की जरूरत है? और यहीं पर एफडीआई का सवाल आता है, विदेशी कंपनियों को इस संगठित रिटेल में आने देने का। एग्जैक्टली। अब संगठित रिटेल में भी एफडीआई के अलग अलग रास्ते हैं या थे स्रोत के अनुसार। 1, फ्रेंचाइजी रूट। इसमें विदेशी कंपनी भारत में किसी को अपना ब्रांड नाम और बिजनेस मॉडल इस्तेमाल करने का अधिकार देती है, बदले में रॉयल्टी लेती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, सबवे, पिज्जा हट, या ओनरशिप भारतीय की ही रहती है। इसमें एफडीआई की अनुमति थी। 2, भारत में सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई विदेशी कंपनी अपना माल भारत में ही बनवा रही है या यहीं से सोर्स कर रही है, तो वो अपना ब्रांड नाम इस्तेमाल करके उसे भारत में बेच सकती थी, जैसे कपड़ों के ब्रांड एरो या बेनेटन। 3, कैश एंड कैरी होलसेल। इसमें विदेशी कंपनी सीधे आम ग्राहक को नहीं, बल्कि छोटे दुकानदारों, रेस्टोरेंट वालों या दूसरे बिजनेस को थोक में माल बेचती है। ग्राहक खुद आता है, सामान उठाता है, पेमेंट करता है और ले जाता है, जैसे जर्मनी की मेट्रो कैश एंड कैरी या भारत में रिलायंस का भी था। इसमें 100% एफडीआई की अनुमति थी। 4, सिंगल ब्रांड रिटेल। इसका मतलब है कि कोई कंपनी सिर्फ अपना ही ब्रांड बेच सकती है। दुकानें खोलना जहां एक ही छत के नीचे सैकड़ों अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स का सामान बिके, जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट या टेस्को।
इसमें विदेशी निवेश पर लंबे समय तक रोक थी। हाँ, वॉलमार्ट के आने पर ही तो सारा बवाल हुआ था। बिल्कुल। सरकार ने बहुत हिचकते हुए काफी देर बाद और बहुत सारी शर्तों के साथ इसमें 51% एफडीआई की अनुमति दी। स्रोत के अनुसार मल्टी ब्रांड में 51, लेकिन शर्तें बहुत कड़ी थीं। कम से कम $100 मिलियन का न्यूनतम निवेश लाना होगा। $100 मिलियन। इस निवेश का कम से कम 50% पैसा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना होगा, यानी सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह बनाने में, सिर्फ चमचमाते स्टोर खोलने में नहीं। ये स्टोर केवल उन्हीं शहरों में खोले जा सकेंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। और वहां भी स्टोर खोलने का अंतिम फैसला राज्य सरकार का होगा। मतलब अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो केंद्र की अनुमति के बावजूद स्टोर नहीं खुल सकता। एक और शर्त थी कि उन्हें अपने कुल खरीदे गए माल का कम से कम 30% हिस्सा भारत के छोटे उद्योगों, जिनका प्लांट और मशीनरी में निवेश $1 मिलियन से कम हो, से खरीदना होगा। बाप रे, इतनी सारी शर्तें! मतलब आसान नहीं था उनके लिए आना। ये शर्तें इसीलिए लगाई गई थीं ताकि जो डर जताया जा रहा था उसे कम किया जा सके। तो डर क्या था? क्यों इतना विरोध हो रहा था वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के आने का? क्या चिंताएं थीं? विरोध करने वालों के मुख्य तर्क ये थे। किराना दुकानों का खात्मा। सबसे बड़ा डर यही था कि ये बड़ी कंपनियां आएंगी, अपने बड़े डिस्काउंट और ऑफर से ग्राहकों को लुभाएंगी और बेचारी छोटी छोटी किराना दुकानें, मॉम पॉप स्टोर्स, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी और बंद हो जाएंगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। अगर लाखों किराना दुकानें बंद हुई तो उनमें काम करने वाले करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रिटेल भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा। ये कंपनियां अपनी जबरदस्त मार्केटिंग ताकत से लोगों में गैर जरूरी चीजें खरीदने की इच्छा जगाएंगी। कंज्यूमरिज्म, जिससे लोगों की बचत कम होगी और कर्ज बढ़ेगा। एकाधिकार का खतरा। ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि ये धीरे धीरे बाजार पर कब्जा करके एकाधिकार मोनोपोली बना सकती हैं और फिर बाद में ग्राहकों और सप्लायर्स दोनों का शोषण कर सकती हैं, कीमतें बढ़ा सकती हैं, सप्लायर्स को कम दाम दे सकती हैं। डर तो वाजिब लग रहे हैं सुनने में। छोटी दुकानों और उनमें काम करने वालों की चिंता तो स्वाभाविक है। हाँ, चिंताएं अपनी जगह थीं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो लोग एफडीआई के समर्थन में थे, उनके भी अपने तर्क थे। वो क्या फायदे गिना रहे थे? हाँ, वो भी सुनना जरूरी है। क्या फायदे हो सकते थे? समर्थन करने वालों का कहना था, 1. अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये ग्लोबल कंपनियां अपने साथ सालों का अनुभव, मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगी, जिससे भारत का रिटेल सेक्टर सुधरेगा। 2. बेहतर उत्पाद और विकल्प। ग्राहकों को दुनिया भर के बेहतरीन उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा, उनके पास चॉइस बढ़ेगी। 3. ग्राहक पहले। इन बड़ी कंपनियों का सिद्धांत होता है कस्टमर फर्स्ट। वो साफ सफाई, क्वालिटी, सर्विस पर बहुत ध्यान देती हैं। ग्राहकों को बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 4. सस्ता सामान। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर खरीदारी करती हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर से उठाती हैं। इनकी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट होती है। ये वैज्ञानिक तरीके से स्टॉक मैनेज करती हैं, साइंटिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे बर्बादी वेस्टेज कम होती है। इसलिए कम मार्जिन पर ज्यादा माल बेचकर भी मुनाफा कमा लेती हैं और ग्राहकों को सामान सस्ता दे पाती हैं। सस्ता सामान। अभी किराना दुकानों में बर्बादी ज्यादा होती है, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए दाम ज्यादा रखने पड़ते हैं। 5. पैसे की सही कीमत। ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। 6. क्वालिटी पर फोकस। ये कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को लेकर बहुत सजग होती हैं। वो क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगी, मिलावट या एक्सपायर्ड सामान बेचने का रिस्क नहीं लेंगी। 7. रोजगार सृजन। ये तर्क दिया गया कि जितनी नौकरियां किराना दुकानों में जाएंगी, उससे ज्यादा नौकरियां सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, प्रोसेसिंग और खुद स्टोर्स में पैदा होंगी। ये नौकरियां ज्यादा फॉर्मल और बेहतर वेतन वाली होंगी। 8. कृषि क्षेत्र को असली फायदा। शायद सबसे बड़ा फायदा कृषि क्षेत्र को हो सकता है। ये कंपनियां सीधे किसानों से या उनके समूहों से उपज खरीदेंगी, उन्हें बेहतर दाम देंगी, क्वालिटी सुधारने में मदद करेंगी, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगी, जिससे फसल की बर्बादी कम होगी, बिचौलिए हटेंगे। कृषि को फायदा। 9. किसान समूहों को बढ़ावा। इससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज और सहकारी समितियों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करेंगी। फायदे भी कम नहीं लग रहे, खासकर किसानों वाला पॉइंट और सस्ता सामान मिलने वाला। लेकिन वो जो डर था किराना दुकानों के बंद होने का, उसका क्या जवाब है? क्या वो वाकई बंद हो जाती? देखिए, इस पर किताब में बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। खरीदारी का तरीका। पश्चिम में जहां ये बड़ी कंपनियां सफल हैं, वहां लोगों की शॉपिंग हैबिट्स अलग हैं।
लोग अक्सर हफ्ते या महीने भर का राशन एक साथ खरीदते हैं, वीकेंड पे गाड़ी लेकर हाइपर मार्केट जाते हैं। ये एक फैमिली आउटिंग जैसा होता है। भारत में हम रोज़मर्रा की ज़रूरतें दूध, ब्रेड, सब्जी आसपास की दुकान से ही खरीदते हैं। हमारी ज़रूरतें अलग हैं, तरीका अलग है। स्टोर की लोकेशन, ये बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में खुलते हैं क्योंकि वहाँ किराया सस्ता पड़ता है और जगह ज़्यादा मिलती है। अब सोचिए, क्या कोई रोज़ सुबह दूध का पैकेट या शाम को सब्जी लेने के लिए शहर के बाहर वॉलमार्ट जाएगा, भले ही वहाँ 2 रुपये सस्ता मिल रहा हो? शायद नहीं। किराना दुकानों की ताकत, हमारी किराना दुकानों की अपनी ताकतें हैं। उनकी पहुंच हर गली मोहल्ले तक है। वो उधार देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, वो ग्राहकों को नाम से जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद समझते हैं। लोकल कन्वीनियंस और व्यक्तिगत सेवा का मुकाबला कर पाएंगी? शायद मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। नुक्कड़ वाला बनिया तो उधार भी दे देता है महीने भर का, वॉलमार्ट थोड़ी देगा। बिल्कुल, इसीलिए किताब में यहाँ तक कहा गया है, किराना दुकानों को वॉलमार्ट से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वॉलमार्ट को किराना दुकानों से डरना चाहिए। अरे वाह, ये तो उल्टा ही कह दिया। हाँ, मतलब ये कि भारतीय बाजार इतना जटिल, इतना विविध और इतना लोकल है कि इन बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए यहाँ सफल होना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। खुद वॉलमार्ट के चेयरमैन ने भी माना था कि भारत एक बहुत बड़ा और आकर्षक बाजार है, पर साथ ही एक बहुत अलग और मुश्किल बाजार भी है। तो मतलब जो डर था वो शायद जरूरत से ज्यादा था। किताब का निष्कर्ष तो यही है कि रिटेल एफडीआई पर जो आशंकाएं थीं, वो शायद मिसप्लेस्ड एप्रीहेंशंस यानी गलत फहमियां ज्यादा थीं। अगर शर्तों के साथ इसे लागू किया जाता तो शायद फायदे ज्यादा होते। सप्लाई चेन सुधरती, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, रोजगार मिलता, सरकार को टैक्स मिलता, ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में मिलता, और शायद समय के साथ सभी पक्ष इसके फायदों पर सहमत भी हो जाते। चलिए, ये रिटेल वाला मामला तो काफी पेचीदा था, पर अब तस्वीर कुछ साफ हुई। रिटेल के अलावा एफडीआई से जुड़े कुछ और मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, जैसे ये पैसा आता कहाँ है ज्यादा, मतलब किस सेक्टर में। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है, क्षेत्रवार वितरण या सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में जो एफडीआई आया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 50% या उससे भी ज्यादा, सर्विस सेक्टर में आया है। 50% सर्विस सेक्टर? हाँ, खासकर आईटी, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें। और चीन में? चीन में इसका ठीक उल्टा हुआ। वहाँ ज्यादातर एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया, फैक्ट्रियां लगाने में, उत्पादन करने में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार पैदा करने की क्षमता सर्विस सेक्टर से कहीं ज्यादा होती है, खासकर कम स्किल वाले लोगों के लिए। भारत को अगर अपनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हमें मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। और क्या ये एफडीआई पूरे देश में बराबर फैलता है या कुछ इलाकों में ही सिमट जाता है? भौगोलिक वितरण कैसा है? ये एक और बड़ी समस्या है, भौगोलिक असंतुलन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में आने वाला ज्यादातर एफडीआई कुछ गिने चुने राज्यों या शहरों में ही कंसंट्रेटेड है, जैसे मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 65% एफडीआई सिर्फ उन राज्यों में गया है जिनका कुल क्षेत्रफल और आबादी देश का महज 40% है। 65% एफडीआई सिर्फ 40% एरिया आबादी वाले राज्यों में। और बाकी राज्यों का क्या, जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट? वही तो दिक्कत है। जो राज्य पिछड़े माने जाते हैं, जिन्हें पहले बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कहा जाता था, या जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, या जो नए राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वहां एफडीआई न के बराबर गया है, जबकि इनमें से कई राज्यों में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। जहां जरूरत ज्यादा है वहां जा नहीं रहा। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेशक भारत के अंदर इन राज्यों में आने के बजाय देश के बाहर चीन या वियतनाम जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये दिखाता है कि उन राज्यों में शायद निवेश का माहौल अभी भी अनुकूल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कानून व्यवस्था की स्थिति या प्रशासनिक अक्षमता। तो कुल मिलाकर एफडीआई के मोर्चे पर चुनौतियां अभी भी काफी हैं। नीतियां उदार हो गईं, पर जमीनी हकीकत अभी पूरी तरह बदली नहीं है। सही कहा, पॉलिसी बदलना पहला कदम है, पर वो काफी नहीं है। जो ढांचागत समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इंफ्रा की, कानूनों की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उन्हें दूर करना होगा। भारत को अगर सच में एक पसंदीदा निवेश डेस्टिनेशन या मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है
तो हमें अपनी क्षमताओं, कैपेबिलिटीज को अवसरों, अपॉर्चुनिटीज में बदलना होगा। इसमें सरकार की भूमिका, खासकर राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सुझाव हो सकते हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए? ठीक है। तो ये थी एफडीआई की कहानी। अब जरा दूसरे भाई यानी एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। सेक्शन 26.3 आपने कहा था ये काफी अस्थिर होता है। हाँ, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, वॉलेटाइल। उदारीकरण के बाद एफपीआई का आना भारत में काफी बड़ा है, जिसने हमारे स्टॉक मार्केट को गहराई दी है। लेकिन किताब के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि जितना पैसा आया है उतना अस्थिर तरीके से गया नहीं है। मतलब आया ज्यादा है, भागा कम है अब तक। अच्छा, ये तो थोड़ी राहत की बात है। तो एफपीआई वाले पैसा लगाते कहाँ हैं मुख्यतः? जिसे हमने पहले डिस्कस किया, ये मुख्य रूप से 3 जगह पैसा लगाते हैं। 1, इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में। 2, कॉर्पोरेट डेट यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में। 3, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड्स में। 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार और आरबीआई मिलकर तय करते हैं कि एफपीआईज इन अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कितना कितना निवेश कर सकते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। और क्या इन्हें भारत में निवेश करने से पहले कहीं रजिस्टर वगैरह होना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। कोई भी विदेशी संस्था जो भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहती है, उसे पहले सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास खुद को एफपीआई के तौर पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेबी के पास रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सेबी ही भारत में कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। ठीक है, अब एफपीआई से जुड़े क्या खास मुद्दे या चिंताएं हैं? एफपीआई से जुड़े 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती है। पहला है पार्टिसिपेटरी नोट्स या पीएन्स। ये क्या होते हैं पीएन्स? ये एक तरह का आप कह सकते हैं जुगाड़ या इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है जो सेबी के पास रजिस्टर नहीं होना चाहता या नहीं हो सकता, लेकिन वो भारतीय बाजार में पैसा लगाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे एफपीआई के पास जाएगा जो सेबी में रजिस्टर्ड है। वो अपना पैसा उस रजिस्टर्ड एफपीआई को देगा और वो एफपीआई उस पैसे को भारतीय शेयर्स में लगा देगा। बदले में वो रजिस्टर्ड एफपीआई इस अनाम निवेशक को एक पार्टिसिपेटरी नोट जारी कर देगा जो उस शेयर में हिस्सेदारी का प्रमाण होगा। ओहो, मतलब पर्दे के पीछे से निवेश। हाँ बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पीएन्स के जरिए जो पैसा लगा रहा है उसका असली मालिक कौन है, वो किस देश का है, उसका पैसा वैध है या अवैध, उसका निवेश का मकसद क्या है, ये सब सेबी या भारतीय अथॉरिटीज को पता नहीं चलता। इससे बाजार में जोखिम बढ़ता है। ये काले धन को सफेद करने या टेरर फाइनेंसिंग का जरिया भी बन सकता है। ये तो खतरनाक है। तो इस पर कुछ रोक नहीं लगी? सेबी ने समय समय पर पीएन्स को लेकर नियम सख्त किए हैं। कोशिश ये रही है कि एफपीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक सीधे रजिस्टर हों और पीएन्स पर निर्भरता कम हो। काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। पीएन्स का वॉल्यूम पहले से कम हुआ है। और दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है एफपीआई से जुड़ा? दूसरा बड़ा मुद्दा है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मतलब गोल चक्कर लगाना? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें होता क्या है कि भारत का ही पैसा जो शायद अवैध तरीके से कमाया गया हो, काला धन, वो पहले देश से बाहर भेजा जाता है हवाला के जरिए या किसी और तरीके से। फिर वो पैसा किसी टैक्स हेवन देश जैसे मॉरिशस, साइप्रस या सिंगापुर पहुंचता है, खासकर मॉरिशस। मॉरिशस का नाम क्यों आता है बार बार? क्योंकि भारत का मॉरिशस के साथ एक डीटीएटी यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी यानी दोहरा कराधान बचाव समझौता था, डीटीएटी। इस समझौते के तहत अगर मॉरिशस की कोई कंपनी भारत में निवेश करती है और उससे मुनाफा, कैपिटल गेन्स कमाती है, तो उस मुनाफे पर टैक्स भारत में नहीं बल्कि मॉरिशस में लगेगा। और मॉरिशस में कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगभग 0 था। अरे वाह, मतलब भारत में कमाओ और टैक्स मॉरिशस में दो, जो कि 0 है। एग्जैक्टली। तो होता यह था कि भारत का पैसा मॉरिशस जाता था, वहां कागजों पर एक कंपनी बनाई जाती थी और वो कंपनी उस पैसे को एफपीआई के तौर पर वापस भारत के स्टॉक मार्केट में लगा देती थी। जब मुनाफा होता था तो डीटीएट का फायदा उठाकर बिना टैक्स दिए पैसा वापस मॉरिशस चला जाता था। इसी गोल चक्कर को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। ये तो टैक्स चोरी का खुला रास्ता था। हाँ, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। माना जाता है कि भारत में जो एफपीआई निवेश आता था उसका एक बड़ा हिस्सा मॉरिशस रूट से ही आता था और उसमें राउंड ट्रिपिंग का शक हमेशा रहता था। हालांकि अब भारत ने मॉरिशस के साथ अपनी डीटीएट संधि को संशोधित अमेंड कर लिया है, जिससे ये रास्ता काफी हद तक बंद हो गया है। चलो, देर से ही सही,
कुछ सुधार हुआ। तो पीएनएस और राउंड ट्रिपिंग, ये 2 बड़े सिरदर्द रहे एफपीआई के साथ। लेकिन क्या एफपीआई का कोई फायदा भी है? हाँ, फायदे भी हैं। जैसा मैंने पहले कहा, एफपीआई निवेश ने भारतीय स्टॉक मार्केट को गहराई, डेप्थ और विस्तार, लिक्विडिटी देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे कंपनियों के लिए बाजार से पैसा जुटाना आसान हुआ है। लेकिन वो अस्थिरता वाली चिंता तो है ही कि कभी भी भाग सकते हैं। वो चिंता बिल्कुल है। इसीलिए कुछ देश जैसे ब्राजील और कुछ हद तक चीन ने भी ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो को हतोत्साहित करने के लिए एक खास तरह का टैक्स लगाया था, जिसे टोबिन टैक्स कहते हैं। टोबिन टैक्स ये बेसिकली करेंसी ट्रांजैक्शन पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स होता है जो शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव फ्लो को महंगा बना देता है। क्या भारत ने भी लगाया है टोबिन टैक्स? भारत ने अभी तक ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है, शायद इसलिए क्योंकि अभी एफपीआई का आना जाना नियंत्रण से बाहर नहीं माना जा रहा है। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर कभी अचानक बहुत ज्यादा पैसा आने लगे जिससे रुपया मजबूत होकर एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाए, या अचानक बहुत ज्यादा पैसा निकलने लगे जिससे मार्केट क्रैश हो और रुपया कमजोर हो, तो भारत इस विकल्प पर पुनर्विचार कर सकता है। तो एफपीआई का मामला भी काफी दिलचस्प है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, कृषि क्षेत्र में एफडीआई। सेक्शन 26.4, यहाँ क्या स्थिति है? क्या खेतीबाड़ी में विदेशी निवेश आ सकता है? देखिए, हमने पहले प्रोहिबिटेड लिस्ट में देखा था कि कृषि और बागवानी में एफडीआई सामान्यतः मना है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं और खासकर कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग में एफडीआई की अनुमति है। अच्छा, तो कितना निवेश आया है इस सेक्टर में? आंकड़े देखें जो किताब में दिए गए हैं दिसंबर 2017 तक के, तो उस वित्त वर्ष में कृषि सेवाओं में एफडीआई लगभग 611.28 करोड़ तक पहुंचा था। 611.28 करोड़। पिछले सालों में ये 515.9 करोड़ 2016-17, 553.14 करोड़ 2015-16 और 365.31 करोड़ 2014-15 था। 600 करोड़, ये रकम बाकी सेक्टरों के मुकाबले तो बहुत कम लग रही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग से तुलना करें तो ये बहुत ही कम है। लेकिन कृषि में एफडीआई के फायदे क्या हो सकते हैं? क्यों लाना चाहिए यहाँ पैसा? फायदे कई हो सकते हैं। कृषि में विदेशी निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, सप्लाई चेन। खेती का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन हो सकता है। नई तकनीक आ सकती है जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और बर्बादी कम होगी। ये तो बहुत जरूरी फायदे हैं भारत जैसे देश के लिए जहां कृषि इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सोचिए, कृषि आज भी भारत की लगभग 59% आबादी को रोजगार देता है। 59% रोजगार, और देश की जीडीपी में लगभग 17% का योगदान करता है। 17% जीडीपी। इसके बावजूद ये सेक्टर विदेशी निवेशकों के लिए, यहां तक कि घरेलू निवेशकों के लिए भी सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम आकर्षक रहा है। क्यों? क्या कारण है कि कृषि में निवेश कम आता है? कई कारण हैं। जमीन से जुड़े कानून जटिल हैं, मार्केट रिस्क ज्यादा है, मौसम पर निर्भरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और शायद पॉलिसी को लेकर भी अनिश्चितता रहती है। तो क्या किया जाना चाहिए? किताब में क्या सिफारिश है? सिफारिश यही है कि सरकार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां निवेश बढ़ाने के लिए माहौल बनाना चाहिए। इससे न सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों का कल्याण भी होगा, जिनकी संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। और वो जो बचत और निवेश का अंतर है, सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, क्या उसे भरने में कृषि एफडीआई मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल, खास तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल यहाँ बहुत उपयोगी हो सकता है। पीपीपी मॉडल सरकार और निजी कंपनियां मिलकर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल हो सकता है। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा भी है, जैसे किसानों के शोषण का? हाँ, ये चिंता जायज है। जब बड़ी कंपनियां आएंगी तो छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए एक मजबूत नियामक ढांचा, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना आवश्यक है, जो ये सुनिश्चित करे कि विदेशी निवेश का फायदा किसानों तक पहुंचे और उनका शोषण न हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी जरूरी है। सही है। तो कृषि में पोटेंशियल बहुत है, पर चुनौतियां भी हैं और सावधानी भी बरतनी होगी। बिल्कुल। चलिए, अब हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सेक्शन 26.5 जो एफडीआई और एफपीआई के बीच के अंतर को और स्पष्ट करता है। हमने बीच बीच में बात तो की है,
पर एक बार मजमुअतन देख लेते हैं। हाँ, ये एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मुख्य अंतरों को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला, मकसद नियंत्रण, इंटेंट कंट्रोल। एफडीआई का मकसद होता है किसी कंपनी में स्थायी रुचि, लास्टिंग इंटरेस्ट और कंट्रोल हासिल करना। एफपीआई का मकसद सिर्फ वित्तीय साधनों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करके रिटर्न कमाना होता है। नियंत्रण का कोई इरादा नहीं होता। एनालॉजी, एफडीआई मतलब दुकान खरीदकर खुद चलाना, एफपीआई मतलब दुकान के थोड़े से शेयर खरीदकर मुनाफे का इंतजार करना। ठीक है, पहला अंतर कंट्रोल का। दूसरा, भूमिका, रोल। एफडीआई निवेशक मैनेजमेंट में सक्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका पैसा और कंट्रोल लगा होता है। एफपीआई निवेशक निष्क्रिय रहते हैं, वो कंपनी कैसे चल रही है उसमें दखल नहीं देते। एक्टिव बनाम पैसिव। ओके। तीसरा, 3, नियंत्रण का स्तर, डिग्री ऑफ कंट्रोल। एफडीआई में नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है, मालिकाना हक भी और मैनेजमेंट भी। एफपीआई में नियंत्रण बहुत कम होता है, सिर्फ मालिकाना हक होता है, वो भी अक्सर बहुत छोटा सा। चौथा, अवधि। 4, अवधि, टर्म। एफडीआई निवेशक लंबे समय के लिए आते हैं। फैक्ट्री लगाना, बिजनेस जमाना सालों का काम है। एफपीआई निवेशक जरूरी नहीं कि लंबे समय तक टिकें, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। आज खरीदा, कल बेच दिया। पांचवा, किस तरह की संपत्ति। 5, संपत्ति का प्रकार, टाइप ऑफ एसेट। एफडीआई सिर्फ वित्तीय संपत्ति में निवेश नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जैसे प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, गुडविल में भी निवेश है। एफपीआई सिर्फ और सिर्फ वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स में निवेश है। छठा, बेचने में आसानी। 6, बिक्री में आसानी। ईज ऑफ सेल लिक्विडिटी। एफडीआई बेचना बहुत मुश्किल है। पूरी की पूरी फैक्ट्री या कंपनी में हिस्सेदारी बेचना एक जटिल प्रक्रिया है, ये इलिक्विड होता है। एफपीआई बेचना बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट में आप मिनटों में शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, ये हाईली लिक्विड होता है। और आखिरी 7वां, पैसा वापस ले जाना, 7 पैसे की वापसी। रिपैट्रिएशन। एफडीआई का पैसा वापस अपने देश ले जाना, रिपैट्रिएशन एक जटिल, मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें वास्तविक संपत्ति का बेचना शामिल होता है। एफपीआई का पैसा रातों रात वापस जा सकता है, आज बेचा कल पैसा बाहर। इसीलिए ये ज्यादा अस्थिर, वॉलेटाइल है और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा हो सकता है अगर अचानक बड़ी मात्रा में पैसा निकले। एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये 7 अंतर एफडीआई और एफपीआई की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। मकसद, भूमिका, नियंत्रण, अवधि, संपत्ति, बिक्री और वापसी। बिल्कुल। तो चलिए अब इस लंबे और काफी गहरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने जो कुछ भी समझा उसके मुख्य बिंदु क्या रहे, एक ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। हाँ, जरूर। तो की टेकअवेज ये हैं। सबसे पहली बात, विदेशी निवेश को लेकर भारत की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले शक और डर था, अब इसे एक जरूरत के रूप में देखा जाता है, खासकर चीन के अनुभव के बाद। दूसरी बात, विदेशी निवेश मुख्यतः 2 तरह का है। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो लंबी अवधि के लिए आता है, बिजनेस में कंट्रोल चाहता है और अपने साथ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी लाता है। और एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जो शॉर्ट टर्म होता है, स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में सिर्फ मुनाफा कमाने आता है और बहुत वॉलेटाइल यानी अस्थिर हो सकता है। ठीक है, एफडीआई और एफपीआई का फर्क। आगे तीसरा, भारत ने एफडीआई के लिए नियम धीरे धीरे उदार किए हैं। ज़्यादातर सेक्टर अब खुले हैं, कई में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई संभव है, लेकिन चीन की तुलना में हम अब भी काफ़ी कम एफडीआई आकर्षित कर पाए हैं। चौथा, इसके कई कारण हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जटिल श्रम कानून, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चुनौतियां, पारदर्शिता का अभाव, राज्यों का धीमापन और शायद खराब प्रचार भी। बिल्कुल। 5वां, रिटेल सेक्टर में एफडीआई, खासकर मल्टी ब्रांड रिटेल में बहुत विवादास्पद रहा है। एक तरफ किराना दुकानों के बंद होने और बेरोजगारी का डर था, तो दूसरी तरफ ग्राहकों को सस्ते और अच्छे सामान और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी। सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ इसे खोला। छठा, एफपीआई से जुड़े 2 मुख्य मुद्दे हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिनसे गुमनाम निवेश का खतरा रहता है, और राउंड ट्रिपिंग, जो टैक्स बचाने के लिए पैसे को घुमाकर वापस लाने का तरीका है, खासकर मॉरिशस रूट से। पीएनएस और राउंड ट्रिपिंग। और 7वां, कृषि क्षेत्र में एफडीआई की बहुत ज़रूरत है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग में। लेकिन ये सेक्टर अभी निवेशकों के लिए कम आकर्षक है। यहाँ पीपीपी मॉडल और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत रेगुलेशन की ज़रूरत है।
और आखिर में एफडीआई और एफपीआई के बीच मुख्य अंतर नियंत्रण के स्तर, निवेश की अवधि, निवेशक की भूमिका और निवेश को वापस ले जाने की आसानी का है। एफडीआई ज्यादा स्थायी है, एफपीआई ज्यादा अस्थिर। एकदम सही। ये है मुख्य बातें इस पूरे अध्याय की। बहुत बढ़िया। ये समझना वाकई जरूरी है कि विदेशी निवेश जो अक्सर अखबारों की सुर्खी बनता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके अलग अलग रूप क्या हैं और भारत के लिए उसके क्या मायने हैं। हाँ, और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया का पैसा हमारे देश में क्यों आ रहा है या क्यों नहीं आ रहा है, और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है। ये भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि ये चर्चा काफी विस्तृत थी, इसमें कई सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स थे, तो मेरा सुझाव रहेगा कि श्रोता इसे 1-2 बार और सुने इत्मीनान से, ताकि हर बारीक बात दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये ज्ञान आपको न सिर्फ मेंस के उत्तर लिखने में, बल्कि निबंध, ऐसे में पॉइंट्स डालने में और इंटरव्यू में आत्मविश्वास से अपनी बात रखने में बहुत मदद करेगा। निश्चित रूप से। तो अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा, ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय पर, या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।